हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में। हमें पता है जीएसटी चार्ज जो होता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सप्लाईज के ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। चार्जेबिलिटी या लायबिलिटी का प्राइस होगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो पहले वाले चैप्टर में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, चल जो जीएसटी जो लायबिलिटी जो अराइज होगी और टाइम हमें पता है, चल जीएसटी को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब जीएसटी को यदि कैलकुलेट करने की बात करते हो तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा। नॉर्मली यदि आप बात करोगे जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जीएसटी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दो कंपोनेंट चाहिए होंगे। क्या बोला मैंने? जब जीएसटी, ये तो पता है कि सप्लायर, नॉर्मली सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा ऑन द सप्लाईज, राइट? बिल्कुल कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना भैया उसके लिए। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कंपोनेंट्स चाहिए? नंबर वन, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, क्योंकि जब जीएसटी कैलकुलेट करोगे तो किस पे करोगे? वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे ना। एंड सेकंड कंपोनेंट दैट इज द रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, तो जो जो प्रोडक्ट और जो जो सर्विसेज पर जो जो एप्लीकेबल रेट है और जीएसटी वो आप पिक कर लो, देन मल्टीप्लाई करो विथ वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा? जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए। हेलो, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए। एक आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए, दूसरा रेट ऑफ जीएसटी चाहिए। जो भी जीएसटी का अमाउंट आएगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे। नॉर्मली सप्लाई लायबल होता है, लेकिन सर्टेन कैटेगरीज में जैसे अपन आरसीएम बोलते हैं, वहां पे रेसिपिएंट पे करता है। वो इस चैप्टर के अंदर पार्ट नहीं है। आज हम अब बात करेंगे जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि हमें चाहिए जीएसटी, और जीएसटी के लिए वन ऑफ द कंपोनेंट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज, ये बोथ सप्लायर ने जो सप्लाईज किया, उन सप्लाई का वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, प्राइस क्या है, वो हमें कैलकुलेट करना है इन दिस चैप्टर। तो हमें बात करनी है सेक्शन 15 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। कौन सा सेक्शन बेटा? हेलो, सेक्शन 15 टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 3 सेक्शंस याद किए थे, सेक्शन 12, 13, 14। टाइम ऑफ सप्लाई में कितने सेक्शंस याद किए? 3, 12, 13, 14। और हम किसकी बात करें? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हमें कवर करना है सेक्शन 15। जनरली तुमने एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ा होगा, तो वहां भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा वे अलग है। मैंने यहाँ पूरा चार्ट बना दिया है कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई का वैल्यू क्या होगा। नॉर्मली यदि आप कहीं और पढ़ते हो या कहीं रेफरेंस बुक में आप देखते हो, तो सबसे पहले आपको जो नजर आएगा देयर इज अ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सर फिर आपने पहले क्यों कवर नहीं किया? थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। नॉर्मली यदि आप रेफरेंस बुक या कोई भी मटेरियल पिक करते हो, तो सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि जो भी सप्लाई आपके द्वारा की जाएगी दैट विल बी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर आपने 15 सबसेक्शन 1 से पहले 15 सबसेक्शन 5 लिखा, ऐसा क्यों? दिल चाहता है, नहीं चाहता है, तो फिर क्या चाहता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा, यदि आप डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 को एक बार पढ़ना, उन्हें पहला वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन। कहाँ पे बेटा? सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। धीरे धीरे और मजा आएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन फिर तो देखो बहुत मजा आने वाला है। सबसे प्यारा चैप्टर है ये, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मजा आता है बहुत।
मैं बात कर रहा हूँ कि जीएसटी पे करने के लिए वैल्यू चाहिए। सर ये याद हो गया। वैल्यू के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। 15 सबसेक्शन 5 में पहली लाइन में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ बेटा? तुमसे बात कर रहा हूं। नॉट विद स्टैंडिंग, इस लाइन का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 15 सबसेक्शन 4, ये दोनों बाहर में जाए। ओ तुम बाहर में जाओ तो मनोरंजन बाहर में जाओ। सबसे पहले सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा, इट इज अ ओवरराइडिंग। इसलिए मैंने बोला पहली प्रेफरेंस सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 होगा। यदि सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 यदि एप्लीकेबल है तो वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगी, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ये अपन एक बार पढ़ के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ नोटिफाइड सप्लाईज। वैल्यू ऑफ नोटिफाइड सप्लाईज मतलब जो सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की हुई है, उन्हीं सप्लाईज पे ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। जिन सप्लाईज को नोटिफाइड नहीं किया वही होगा जो 15(1) और 4 में होगा। इसलिए जब हम ये बोल देते हैं कि वैल्यू सेक्शन 15(1) होगा तो गलत नहीं है, लेकिन यदि आप लैंग्वेज को बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ो, यदि आपको वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना है, बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ना और इजी वे में पढ़ना, तो आप ये बोल सकते हो जब भी कोई सप्लाई किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज का पहला प्रेफरेंस 15 सबसेक्शन 5 है। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें आप आते ही नहीं हो क्योंकि वो सप्लाईज नोटिफाइड नहीं। जैसे मैंने बोला मोबाइल सप्लाई किया, मुझे पता है मोबाइल नोटिफाइड है ही नहीं। जब नोटिफाइज है ही नहीं सप्लाईज, तो नॉर्मली जब भी हम वैल्यू निकालेंगे 15(1) और 15(4, लेकिन एग्जाम में यदि कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि दीज सप्लाईज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने यदि 15(5) के लिए इसको नोटिफाइड किया है, तो बात सुनना ध्यान से। जिन सप्लाईज को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया 15 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 4, ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन दोनों को ओवरराइड करता है, दैट इज द 15 subsection 5 and the value will be determined in the manner as may be prescribed। ये theoretical है, लेकिन पहले इसलिए पढ़ना पड़ता है। पहली कैटेगरी के अंदर अपन ने इसलिए कवर किया, रीजन एक बार और सुन लो। 15 सबसेक्शन 5 को पहली कैटेगरी के अंदर कवर करने का जो रीजन है, वो रीजन ये था कि इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग। क्या लिखा हुआ बेटा? नॉट विद standing anything contained in a section 15 subsection 1 or 15 subsection 4 irrespective of the provision of 15(1) और 15(4। इसका मतलब 15(1) 15(4 दोनों बार में जाए तो पहले प्रेफरेंस क्या होगी? 15(5)। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता क्योंकि ये 15 सबसेक्शन 5 उन्हीं सप्लाईज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो नोटिफाइड है, और जो नोटिफाइड सप्लाईज और ऐसा एग्जाम में दिया हुआ होगा। हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नॉर्मली जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 15(1) और 15(4 ही अप्लाई करना है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा दीज सप्लाईज आर नोटिफाइड, यदि दिया हुआ है तो 15(5) है, अदरवाइज वो 15(1) और 15(4 है। लेकिन थ्योरेटिकली यदि आपको बात करनी तो आपको याद करना पड़ेगा जो सप्लाईज नोटिफाइड है उनके ऊपर 15(5) एप्लीकेबल होगा। वैल्यू विल बी डिटरमाइंड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। पहला पॉइंट क्लियर। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 2। और यदि 15 सबसेक्शन 5 के अंदर सप्लाईज नोटिफाइड नहीं है और मेन जितनी भी सप्लाईज है वो सब 15(1) के अंदर ही कवर्ड होती है, तो 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ सप्लाईज विल बी द टीवी। टेलीविजन ही बेटा, इरादा टेलीविजन की बात नहीं करो बेटा। कितना टेलीविजन देखेगा? कोरोना के अलावा कुछ आता ही नहीं अभी। टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। इधर कितने वर्ड है बेटा? 5 वर्ड है। 5 कहां से हो सर? 2 ही तो है, ट्रांजैक्शन और वैल्यू। कितने वर्ड है? हेलो, सेक्शन 15 सबसेक्शन ये बोलता है कि जो भी सप्लाईज है ना, सप्लाईज उसका जो वैल्यू होगा गुड्स का और सर्विसेज का, वो क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। और ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर कितने वर्ड आते हैं सर? 2 वर्ड आते हैं। एक है अपना ट्रांजैक्शन और दूसरा वर्ड है वैल्यू। जब भी सप्लाई इन्वॉल्व होगी तो कितनी पार्टीज होगी? एक होगा सप्लायर, दूसरा होगा रेसिपिएंट। क्लियर? सही तो समझ में आता है। तो यहाँ पे हमेशा कितनी पार्टीज होगी? 2 पार्टीज होगी। एक होगा सप्लायर और एक होगा
रेसिपिएंट। कितनी पार्टीज है? देयर आर टू सब पार्टीज आर देयर, वन इज द सप्लायर एंड द सेकंड इज रेसिपिएंट। सप्लायर क्या करेगा, ध्यान से देखना, सप्लायर ने सप्लाई किया होगा, क्या सप्लाई किया होगा सर? गुड्स, सर्विसेज और बोथ। और सप्लायर ने जो भी गुड्स, सर्विसेज और बोथ जो भी सप्लाई किया, उस सप्लाई के लिए सप्लायर ने गुड्स, सर्विसेज और दोनों किसको दिया? रेसिपिएंट को। तो अब ये रेसिपिएंट क्या करेगा, बड़े ध्यान से देखना ये लोग को। नाउ रेसिपिएंट ने क्या किया होगा, जो भी एक्चुअली प्राइस पेड, या तो आपने प्राइस पे कर दी होगी, या तो प्राइस पे कर दी होगी, या 2-3 महीने का क्रेडिट ले लिया होगा, फ्यूचर में हम पे कर देंगे, या तो प्राइस पे कर दी, अमाउंट पे कर दी, अमाउंट पे कर देंगे। सर कैलकुलेट क्या करें? ट्रांजैक्शन वैल्यू। हमारा मेन जो पर्पस है वो है वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू, दो वर्ड आते हैं, एक आता है वैल्यू, एक आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए कितने, दो लोगों के बीच में होता है, एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। तो सप्लायर ने क्या किया? रेसिपिएंट को सप्लाई किया, और रेसिपिएंट ने उसके बदले क्या किया? प्राइस पे की। जितना प्राइस रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिया, वो प्राइस आप वैल्यू मान सकते हो, उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी आप चार्ज कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये सप्लायर और ये रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यदि रिलेटेड पर्सन है, आज फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, मैंने बोला सर, बच्चे ने बोला सर आपकी फीस कितनी है? मैंने बोला बेटा 45,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। उससे बोला सर जीएसटी कितना है? 5,000। एग्जांपल है बेटा, इजी इसलिए, मतलब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल 40,000 रुपये की फीस है, 5,000 का आपका जीएसटी है। जीएसटी कभी अमाउंट पे नहीं होता, परसेंटेज में होता है। आगे अपन बात करेंगे तो डिटेल में बता दूंगा, अभी जनरली बात कर रहे हैं। तो 40,000 रुपये की वैल्यू है, 40,000 रुपये का वैल्यू है, 5,000 का जीएसटी है। बच्चे सर मैं एक काम करता हूँ, आपको 10,000 दे देता हूँ। नहीं, फीस 40,000 दूंगा, रिकॉर्ड में 10,000 दिखाना, और यदि आप उसे रिकॉर्ड में 10,000 दिखाओगे तो आपको जीएसटी 10,000 पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी 5,000 की जगह मेरा कम लगेगा सर, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जीएसटी बच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन तो किसको बियर करना पड़ता है? रेसिपिएंट को। मैंने बोला बच्चा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मेरी रिकॉर्ड में 10,000 होगा तो मेरा जीएसटी 10,000 पे लग गया, तो मैं 10,000 पे जीएसटी पे करूंगा, तो मैं जितना जीएसटी लगेगा मैं उतना ही तुमसे लूंगा। तो बच्चा उस समय मान गया, लेकिन घर गया और घर पे जाने के बाद कंफ्यूज हो गया। तो तुम बताओ, तुम भी तो बच्चे हो ना, तुम भी तो स्टूडेंट हो ना, ये तुम्हारे साथ यदि ऐसा होगा तो क्या तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगा? क्या तुम मान जाओगे? क्या तुम मान जाओगे कि फीस दोगे 40,000 रुपए की, लेकिन रिसिप्ट में दूंगा ओनली 10,000 की जीएसटी को बचाने के लिए? तो क्या जीएसटी को बचाने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो? सर एक प्रॉब्लम है सर, कर तो सकते हैं सर, डाउट ये है सर, आपको 10,000 दिया तो रिसिप्ट हमें मिलेगी 10,000 की। सर 2 महीने के बाद मैं फोन करके आप बोलोगे, आपका फीस डिपार्टमेंट में फोन करके बोलेगा सर फीस नहीं आई, सर हम क्या करेंगे? सर हमारा नाम ऐप में से रिमूव कर देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तुम्हारा नाम ऐप से रिमूव हो जाएगा ना, यदि फीस नहीं दोगे। तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुमने फुल अमाउंट दिया? तुम तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि रिसिप्ट कितने की है? 10,000 की। कुछ बात समझ में आई? एविडेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जानते भी नहीं हो कि मैं कैसा हूं, तो प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। क्योंकि अननोन पर्सन पे कैसे बिलीव करे, लेकिन मैं मतलब सप्लायर और वो मतलब रेसिपिएंट, यदि दोनों ही रिलेटेड पर्सन है यार, कहीं से वो उठा के ले आएंगे, ये रिलेटिव है, वो रिलेटिव है, वो है भैया तुम देख लेना, ये देख लेना, खानदान में बदनाम कर देंगे। ऐसा कैसे? रिलेटेड पर्सन है तो हम कैसे भी ऐसा निकलवा लेंगे, झूठ नहीं बोल सकता। तो रिलेटेड पर्सन होने पर हो सकता है कि प्राइस मैनिपुलेट हो, लेकिन ये सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं है तो प्राइस मैनिपुलेट होने की चांसेस बहुत कम होती है। इससे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है
कि जितना भी रेसिपिएंट ने प्राइस पे कर दिया या पे करेगा वह वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा यदि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों आपस में मिलीभगत नहीं हो, ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जीएसटी में डिफाइंड भी है कि रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आएगा, जो मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना याद कर लो कि ये सप्लायर और ये रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, तभी रिलेटेड पर्सन ने जो प्राइस पे की उस प्राइस पे उस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और है, उसके लिए एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम ए सप्लायर, सप्लायर ने मार्कर पेन रेसिपिएंट को दिया, रेसिपिएंट ने मतलब सप्लायर ने क्या दिया, मार्कर पेन, राइट। रेसिपिएंट ने मार्कर पेन के साथ, मतलब सप्लायर ने जो सप्लाई की, क्या सप्लाई, मार्कर पेन की सप्लाई। रेसिपिएंट ने इस मार्कर पेन के लिए 15 रुपीज 15 रुपए सप्लायर को दिए। व्हाट इज द वैल्यू, 15 रुपीज। जो रेसिपिएंट सप्लायर को देगा वही वैल्यू माना जाएगा। लेकिन यदि रेसिपिएंट ने उस मार्कर पेन के लिए सप्लायर को 15 रुपीज के साथ एक पेन भी दिया, नॉर्मल पेन, तो क्या बोल पाऊंगे कि सप्लायर ने ओनली मार्कर पेन 15 रुपए के लिए दिया? नहीं सर, सप्लायर को 15 रुपए के साथ एक नॉर्मल पेन भी तो मिल रहा है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन 100% मनी नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है पेन की, सप्लायर ने जो पेन दिया है उस पेन के लिए सप्लायर को 15 रुपए के साथ एक नॉर्मल पेन भी मिल रहा है। सेल्स फाउंडेशन जब तुमने पढ़ा होगा तो एक कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है हमेशा प्राइस मनी में हो, कंसिडरेशन में भी इन काइंड। लेकिन जो प्राइस है जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को दी 15 रुपीज, उस 15 रुपए पर जीएसटी तभी चार्ज हो सकता है जब रेसिपिएंट 15 रुपए के अलावा कुछ नहीं दे। यदि रेसिपिएंट 15 रुपए भी दे रहा है और रिफिल भी दे रहा है तो डिपार्टमेंट बोलता है भैया तुम्हें तो 15 रुपए से ज्यादा मिला और तुम हमें बोलते हो जीएसटी 15 रुपए में चार्ज करोगे, गलत बात है ना। क्योंकि तुम्हारे लिए रेसिपिएंट ने क्या दिया, 15 रुपया दिया, पेन भी दिया, लेकिन तुम बोलता है जीएसटी कितने पे लगेगा, जो प्राइस पे की जाएगी, प्राइस कितना पे किया, 15 रुपए। लेकिन मार्कर पेन की वैल्यू ओनली 15 रुपए थोड़ी है, क्योंकि रेसिपिएंट 15 रुपए के साथ एक पेन भी तो दे रहा है ना। तो सर मार्कर पेन की वैल्यू 15 रुपए कब मानी जा सकती है, जब रेसिपिएंट 15 रुपए ही दे, कोई और ना दे। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइस must be sole consideration for supply। क्या बोला मैंने, प्राइस must be sole, SOLE, सोल मतलब ओनली मतलब केवल। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर ने जो सप्लाई दी उस सप्लाई के लिए रेसिपिएंट ने सिर्फ प्राइस दी ओनली, मतलब जो 15 रुपए दिए उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। जो प्राइस है, जो मनी है, ओनली कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, इट मीन्स नो कंसिडरेशन इन काइंड। क्या मतलब ये कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब ये होता है कि सप्लायर सप्लाई दे रहा है, उसके बदले जो रेसिपिएंट प्राइस दे रहा है। तो जो भी रेसिपिएंट ने पैसा दिया, जो भी प्राइस दिया, पेड और पेएबल, दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ जीएसटी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर जीएसटी। तो ये सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी, लेकिन सप्लाई की वैल्यू तभी मानी जाएगी जब दो कंडीशन फुलफिल होगी। इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी कंसीडर होगा, कितनी कंडीशन है बेटा, हेलो, 2 कंडीशंस। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ट्रांजैक्शन वैल्यू समझ में आ गया, सप्लायर ने सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने जो प्राइस पे की, दैट इज अ
ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपका कंसिडर होगा। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। क्या कंडीशन? ये सप्लायर और रेसिपिएंट ये आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। कौन? सप्लायर, रेसिपिएंट, ये मिलीभगत नहीं होने चाहिए, ये रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट, जो सप्लायर ने सप्लाई किया उसके लिए रेसिपिएंट ने ओनली प्राइस में कंसिडरेशन दी हो, कोई भी कंसिडरेशन काइंड में नहीं होना चाहिए। नो कंसिडरेशन इन काइंड इन्वॉल्व्ड। 100% मनी दिया हो तो जितना भी प्राइस दिया दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। सर एक डाउट आ रहा है, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा है तुम लोगों के दिमाग में। सर मान लो यदि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों यदि रिलेटेड पर्सन हो, तो यदि ये सप्लायर और ये रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन है तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू तो तभी अप्लाई होगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट ये आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं हो। सर बताओ ना, तभी तो डाउट है कि यदि ये रिलेटेड पर्सन हुए तो क्या होगा। 15 सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल हुआ? सर मान लो कि यदि रेसिपिएंट जो भी कंसिडरेशन दे रहा है यदि मनी में नहीं दे रहा है, यदि वो काइंड में भी दे रहा है, कुछ मनी में दे रहा है कुछ काइंड में दे रहा है, या 100% काइंड में दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू तो तभी एप्लीकेबल होगा जब 100% कंसिडरेशन मनी में होगी। प्राइस सोल कंसिडरेशन, ओनली कंसिडरेशन होना चाहिए, केवल कंसिडरेशन होना चाहिए। और यदि कुछ कंसिडरेशन मनी में और कुछ कंसिडरेशन काइंड में है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 सबसेक्शन 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड। और यदि 15 सबसेक्शन 1 यदि एप्लीकेबल नहीं हुआ तो 15 सबसेक्शन 4 विल बी एप्लीकेबल। और 15 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? CGST और GST रूल्स will be applicable। तो CGST rule 2017 जो भी है that will be considered, that will be applicable। सर डाउट, सर डायरेक्टली हम रूल्स ही अप्लाई कर दे, 15 सबसेक्शन 4 ही अप्लाई कर दे, डायरेक्टली चार्टर लगा दो तो चलो ऐसा कैसे? तो फिर ऐसा कैसे? ये 15 सबसेक्शन 4 तभी एप्लीकेबल होगा जब 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको सप्लाई की वैल्यू निकालनी है तो सप्लाई की वैल्यू हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, वैसे ये होता है, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। याद करा दिया मैंने, 15 सबसेक्शन 5 एवरी सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एवरी सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल नहीं, नोटिफाइड सप्लाईज है, तभी तो ये ओवरराइड करता है। तो नोटिफाइड सप्लाईज की वैल्यू 15(5) के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी, डिटरमाइन इन द मैनर एज वे प्रिस्क्राइब्ड। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो जब भी आपको सप्लाईज की वैल्यू निकालनी है तो आप किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? 15 सबसेक्शन 1 दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू में कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। किसकी? ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 सबसेक्शन 1 तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। सर दोनों में से भी एक हो गई तो ना 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 15 सबसेक्शन 1 1 नहीं, 1.5 नहीं, 1.25 नहीं, दो दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई होना चाहिए। यदि दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल होती है तो 15 सबसेक्शन 1 TUV ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल होगा। और यदि एक भी कंडीशन यदि आपकी ब्रेक हो गई और एक भी कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हुई तो देन 15 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। 15 सबसेक्शन 4 तभी एप्लीकेबल होगा जब 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। सर डायरेक्टली में सोचना भी मत 15 सबसेक्शन 4 का नंबर तभी आएगा जब 15 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। 15 सबसेक्शन 5 नोटिफाइड सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है, 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है और 15 सबसेक्शन 4 जब 1 एप्लीकेबल नहीं होगा तब आपके रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ये कंसेप्ट अपना एक बार इंट्रो वाला पार्ट जो था वैल्यू के रिगार्डिंग वो अपना कंप्लीट हो गया है। राइट ऑन फर्स्ट, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।